आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर है और सिलेक्शन सीरीज का 22 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 21 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जाकर के देख सकते हैं। जो भी इस लेक्चर की पीडीएफ है टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के 8 कोर उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं। मतलब कोयला उद्योग सम्मिलित है, सीमेंट है, उर्वरक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी भाई, भारत के जो 8 कोर उद्योग हैं उनमें कौन कौन से उद्योग आते हैं। देखिए जो आपके भारत के 8 कोर उद्योग हैं उनमें जो सबसे पहला आता है कोयला उद्योग आता है, और दूसरे नंबर पे आता है कच्चा तेल उद्योग। मतलब कोयले का उद्योग सबसे ज़्यादा किया जाता है, वहीं उसके बाद में कच्चा तेल का उद्योग सबसे ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे प्राकृतिक गैस की खरीदारी और बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। वहीं रिफाइनरी का काम होता है चौथे नंबर पे। उर्वरक का काम होता है 5वें नंबर पे। इस्पात का काम यानी जो आपका स्टील वगैरह बनता है ना, उसका काम 6ठे नंबर पे है। वहीं 7वें नंबर पे आपका सीमेंट है, और एक आपका है विद्युत। 8 नंबर पे आप रख लेंगे विद्युत, यानी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका उत्पादन करना, उसे सप्लाई करना। वहीं अगर भारत में कोयला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रानीगंज कोयला क्षेत्र है, झरिया है। तो इसके बारे में कोयला क्षेत्रों के बारे में स्पेशल बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी आप जान लीजिए भाई, भारत के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है उसमें रानीगंज, झरिया, पूर्वी और पश्चिम बोकारो, तवा घाटी, जलचर, चंद्रान, वर्धा, गोदावरी की घाटी। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है देख सकते हैं भाई, भारत के 8 कोर उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। देखिए कोयला भी है, सीमेंट का उद्योग भी होता है और उर्वरक का भी होता है 8 कोर उद्योगों में। साथ में कच्चा तेल का उद्योग होता है, प्राकृतिक गैस का होता है, रिफाइनरी का होता है, वहीं इस्पात का उद्योग होता है, वहीं विद्युत का उद्योग होता है। ये अलग 5 है और ये आपके 3, टोटल 8 कोर उद्योग हैं भारत के। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करिए, उससे पहले कोयला के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए अगर खनिज के दृष्टिकोण से आप देखते हैं कोयला को, तो ये आपके ऊर्जा खनिज में आता है। एक आपका धात्विक खनिज होता है सबसे पहले आपका धात्विक खनिज होगा, फिर आपका आधात्विक खनिज होता है, ठीक, आधात्विक खनिज, और तीसरा होता है आपका ऊर्जा खनिज। तो जो कोयला होता है ना वो ऊर्जा खनिज में आता है। देखिए खनिज के दृष्टिकोण से ये ऊर्जा खनिज में आता है। वहीं अगर ऊर्जा संसाधन की दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के तौर पे आता है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता है। मतलब एक बार जो चीज़ खत्म हो गई तो खत्म हो गई। क्योंकि आप देखते हैं कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, परमाणु ऊर्जा हो, सेल गैस हो, इन चीज़ों का जो है लिमिटेड भंडार ही आपकी पृथ्वी के अंदर है। वहीं अगर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आप देखते हैं तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है। कचरे से उत्पादित ऊर्जा भी आपके नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आती है, क्योंकि कचरा कभी बंद ही नहीं होगा। जब तक मानव धरती पे है कचरा होता ही रहेगा। ज्वारीय ऊर्जा भी आपके नवीकरणीय में आती है, लेकिन जो कोयला होता है वो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कोयला सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में मिलता है। देखिए 2 क्षेत्रों में कोयला आपका पाया जाता है। एक तो आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, मतलब जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, मैंने चट्टानों के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान होती हैं उनमें जो कोयला मिलता है 98% कोयला आपका सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना क्रम की चट्टान में ही मिलता है। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है वो लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व का है। क्योंकि गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो कार्बोनीफेरस काल की हैं, और कार्बोनीफेरस काल जो मिलता है वो 570 मिलियन से 300 मिलियन वर्ष पूर्व का काल माना जाता है। वही जो टर्सरी क्रम की चट्टानें जो कि आपके हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं ज़्यादातर, तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में भी कोयला आपको देखने को मिलता है। देखिए जो टर्सरी क्रम की चट्टानें बनी वो आपकी ओलिगोसीन काल की चट्टानें हैं, जो कि लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पुरानी हैं। तो ये 2 चीज़ें आप समझ गए भाई, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है और टर्सरी क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसमें
98% के समथिंग आपका कोयला मिलता है। वहीं कुछ चीज़ें और भी समझ लीजिए भाई, जो आपका कोयला होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो आपका पीट कोयला होता है, ठीक। पीट कोयला जो होता है इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, मतलब ज़्यादा नमी होती है और इसमें धुआं फिर ज़्यादा निकलता है, और कार्बन की इसमें प्रतिशतता जो होती है लगभग 40% ही कार्बन होता है। मतलब जिस कोयले में जितना ज़्यादा % कार्बन होगा वो कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। वहीं जो आपका दूसरा होता है, मतलब सेकेंड नंबर पे होता है, वो आपका लिग्नाइट होता है, ठीक। लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो कोयला होता है इसे कहते हैं भूरा कोयला। क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहा जाता है इसे। ये भी एक तरह का निम्न कोटि का कोयला ही है, मतलब ये भी ऐसा नहीं बहुत पावरफुल कोयला है। पीट से अच्छा कोयला इसे माना जाता है, क्योंकि पीट में 40% कार्बन होता है और इसमें 40 से 60% के करीब कार्बन होता है, इतना मान के चलेंगे आप। वैसे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सारी चीज़ें कोयलों के बारे में, सीमेंट के बारे में करते चलेंगे, लेकिन चीज़ें आप यहाँ से थोड़ा समझ के चलेंगे तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो लिग्नाइट कोयला आपका सेकंड नंबर पे आता है, 40 से 60% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस, बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है, ये आपका थर्ड नंबर पे आता है, ठीक। और ये कोयला जो है ज़मीन में थोड़ा गहराई में मिलता है, मतलब ऐसा नहीं ऊपर ही ऊपर मिल जाता है। जैसे आपका पीट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, थोड़ा ऊपर मिल जाएगा। तो गहराई ज़्यादा होती है तो वहाँ पर दाब भी ज़्यादा होता है और तापमान भी ज़्यादा होता है। इस कोयले का नाम बिटुमिन तरल के नाम पे रखा गया है, इसीलिए इसे बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, बिटुमिनस का। मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोयला जो वाणिज्यिक प्रयोग में है वो आपका बिटुमिनस है। इसमें गंधक और सल्फर की मात्रा कम मिलती है और कार्बन की मात्रा जो है 60 से 80% मिलती है। मतलब सल्फर की मात्रा कम होती है और वहीं कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। जो आपका धातु शोधन होता है, जैसे धातु का शोधन किया जाता है ना, उसमें भी बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। लोहे का जो प्रगलन होता है, मतलब गला करके उसका आकार ढाला जाता है, तो उसमें भी बिटुमिनस कोयले का ही प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और होती है, समझिए बात को, कि कोकिंग कोल एक क्रिया होती है। क्या होती है? कोकिंग कोल एक क्रिया होती है। कोकिंग कोल होता है एक भाई, जो कोयला है उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उस समय ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है उस एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे गर्म किया जाता है और फिर जो मिलता है उसे कोकिंग कोल कहा जाता है, इतना मान के चलिए। जो आपका कोकिंग कोल होता है इसका प्रयोग लौह एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। जो आपका भारत में 80% कोयला मिलता है ना, वो बिटुमिनस टाइप का ही कोयला मिलता है। वहीं जो सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट नाम का जो कोयला होता है वो सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। जो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है वो आपका गोंडवाना में मिलता है और टर्सरी क्रम की चट्टानों में भी मिलता है। और इसमें एंथ्रासाइट कोयले में लगभग 80 से 90% कार्बन होता है, तो ये मान के चलिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए जो आपका कोयला है इस तरीके से इंडिकेट है, और उसके बाद में जो ये इमेज है लौह अयस्क खानों के लिए है, ये वाली मैग्नीज के लिए, ये लौह व स्टील संयंत्र के लिए। तो अभी आपको ये वाली इमेज देख के चलना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर आपके कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। जो मुख्य कोयला क्षेत्र आपका झरिया है, वहीं आपका जो है करनपुरा है, डाल्टनगंज है, खुतार है। वहीं अगर आप पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र देखेंगे तो आपका रानीगंज सबसे ज़्यादा फेमस कोयला क्षेत्र है। रानीगंज के ऊपर मूवी भी बनी है आपकी अक्षय कुमार की। और पश्चिम बंगाल में बरजोरा और बीरभूमि भी है, वहाँ भी कोयला पाया जाता है। वहीं जो आपका उड़ीसा है वहाँ पे तलचर में, संबलपुर, इब नदी घाटी में कोयला मिलता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कोरबा, हिमगिरी, तातापानी, पंचघटी, सिंगरौली। वहीं आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो सिंगरेनी है, कोटापल्ली है, यहाँ पर जो है आपको कोयला की खानें देखने को मिलेंगी। तो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। रानीगंज आपका कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल। झरिया झारखंड में। पूर्व पश्चिम बोकारो जो है वो भी आपका झारखंड में पड़ता है। वहीं मध्य प्रदेश में तवा घाटी पड़ता है, वहाँ भी जो है कोयला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। उमरिया, सिंगरौली भी जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ भी कोयला मिलता है। वहीं आपका जलचर चंद्रावर्धा जो आपका पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं गोदावरी जो घाटी है तेलंगाना में पड़ती है। अब यहाँ पर आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, झरिया झारखंड में पड़ता है, तवा घाटी आपका कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में।
तो इन तीनों जगह पे जो है कोयला खाने पाई जाती है। पहला कथन भी सत्य, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोंडवाना कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में विस्तृत है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है तमिलनाडु। देखिए जो पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र मिलता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान का ही मिलता है। मैंने आपको इमेज भी दिखाया। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, वहीं उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो क्षेत्र हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र के क्षेत्र हैं, इतना मान के चलिए। ये सारे स्टेट गोंडवाना कोयला क्षेत्र में आते हैं। वहीं जो आपका तमिलनाडु है, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जिसे भूरा कोयला कहा जाता है, और ये टर्शियरी क्रम की चट्टान में पाया जाता है, ना कि आपके गोंडवाना क्रम की चट्टान में। देखिए जो टर्शियरी क्रम की चट्टानों का देखेंगे तो जम्मू कश्मीर आपका पड़ जाता है, J&K, और वहीं राजस्थान में आपको जो है टर्शियरी क्रम की चट्टानें मिलेंगी और वहाँ कोयला मिलेगा। वहीं जो असम में चट्टानें मिलती हैं वहाँ पर टर्शियरी क्रम की चट्टान मिलेंगी। मेघालय में जो आपकी चट्टान मिलती है उसमें आपको गोंडवाना क्रम और टर्शियरी दोनों मिक्स मिलेंगी। वहीं यूपी में भी टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और उसमें कोयला पाया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में। तो यहाँ फिलहाल आप देखिए पहला दूसरा आपका सही है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए, वहीं तीसरा गलत हो जाएगा, तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। और ज़्यादातर जो आपके टर्शियरी क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है वो आपका लिग्नाइट किस्म का ही कोयला मिलता है, या फिर पीट कोयला मिलेगा, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी का। पीट कोयला आपको पता है उसका जो जीवन काल होता है 15 से 20 मिलियन वर्ष पूर्व ही है, जबकि जो आपका एंथ्रासाइट कोयला है या बिटुमिनस है तो 200 से 250 मिलियन वर्ष पूर्व का कोयला है। तो इसी से आप समझ सकते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें पहले आई, बहुत पहले आई हैं, उसके बाद में टर्शियरी जो चट्टानें आती हैं बहुत बाद में आती हैं। मतलब जब टर्शियरी की चट्टानें आई तब तक हिमालय का निर्माण हो गया था, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ही ज़्यादातर टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत के टर्शियरी कोयला क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में प्राप्त हुए कोयले का 98% भाग टर्शियरी क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। पहला कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो भारत में कोयला मिलता है उसका 98% भाग कोयला जो होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। क्योंकि जो आपका पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहीं महाराष्ट्र है या फिर आंध्र प्रदेश है, ये सारे क्षेत्र जो हैं इनमें जो भी चट्टानें गोंडवाना क्रम की मिलती हैं उन्हीं में कोयला पाया जाता है। इस क्षेत्र से मुख्यतः एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जो एंथ्रेसाइट है और जो बिटुमिनस टाइप का जो कोयला मिलता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, जबकि जो आपका टर्शियरी क्रम की चट्टान है उसमें पीट कोयला मिलेगा या फिर लिग्नाइट कोयला मिलेगा, जिसमें जो है 40% पीट कोयला होता है, उसमें 40% कार्बन होता है। वहीं जो आपका लिग्नाइट कोयला होता है उसमें 40 से 60% कार्बन होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ना तो एक सही ना तो दो सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले सीमेंट उद्योग के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए जो सीमेंट होता है आपको पता है भाई, घर बनाया जाता है, कारखाना हो, पुल हो, सड़क हो, हवाई अड्डा हो, बांध हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रतिष्ठान बना रहे हैं, कोई भी मकान बना रहे हैं, उसमें सीमेंट का यूज होना ही होना है। और सीमेंट बनने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है चूना का होता है, मतलब चूना पत्थर का प्रयोग करके जो है सीमेंट बनता है ज़्यादातर। देखिए जो आपका पहला सीमेंट कारखाना लगाया गया था वो आपके चेन्नई मद्रास में 1904 में लगाया गया, जो कि पूरी तरीके से असफल रहा। लेकिन फिर जो है 1912 से 14 में जो है 3 बड़े सीमेंट कारखाने लगाए गए। जो पहला बड़ा कारखाना लगाया गया पोरबंदर गुजरात में लगाया गया। वहीं जो दूसरा सबसे बड़ा कारखाना लगाया गया वो आपका लखनी मध्य प्रदेश और कटनी मध्य प्रदेश। लखनी और कटनी ये बगल बगल में हैं, तो लखनी कटनी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये 3 कारखाना 1912 से 14 में लगाए जाते हैं। फिर 1991 में औद्योगिक नीति आती है, उसके तहत सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले इससे लाइसेंस लेना पड़ता था भाई, सीमेंट का काम करना तो लाइसेंस लेना पड़ता था। तो 1991 में लाइसेंस मुक्त घोषित किया जाता है। काफ़ी सारे उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया जाता है, तो उसी में सीमेंट उद्योग भी लाइसेंस मुक्त हो जाता है। वैसे ये जो आपके दे रखे हैं सारे के सारे आपके सीमेंट उद्योग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है, पूरे नहीं याद रखने। पोरबंदर वाला याद रखना है,
वहीं लखेरी और कटनी मध्य प्रदेश का, चुनार और डल्ला की जो खानें हैं यूपी में वो भी सीमेंट उद्योग से संबंधित हैं। वहीं डालमिया नगर भी आपको याद रखना है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप याद करते चलेंगे। अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भाई सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्ष 1904 में सर्वप्रथम मद्रास में भारत का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया जो सफल रहा। देखिए जो 1904 में मद्रास में पहला भारत का सीमेंट कारखाना खोला गया जो कि असफल रहा। वहीं दूसरा कथन है कि 1991 में घोषित औद्योगिक नीति के अंतर्गत सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। तो दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई केवल 2 सही, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले एल्युमिनियम उद्योग के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए जो एल्युमिनियम उद्योग होता है इसके अंतर्गत बॉक्साइट की कच्ची धातु से इसका निर्माण किया जाता है। देखिए जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट से आपका एल्युमिनियम बनेगा, लेकिन बॉक्साइट को गलाने के लिए कोयला भी चाहिए। तो जहाँ पर बॉक्साइट और कोयला दोनों मिलता है वहीं पर एल्युमिनियम कारखाना ज़्यादातर पाया जाता है। भारत में जो पहला एल्युमिनियम कारखाना खोला जाता है 1937 ईस्वी में जेके नगर में खोला जाता है और इसका नाम होता है एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जेके नगर जो आपका पड़ता है, चीज़ ध्यान रखना कि भाई जेके नगर पड़ता कहाँ है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल। भारत के एल्युमिनियम उद्योग के जो प्रमुख कारखाने हैं उनके नाम भी जान लीजिए। जो आपका इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है इसका निर्माण सन 1938 ईस्वी में होता है और बिहार में होता है। बिहार के किस जगह पे होता है? तो मुरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर होता है। वहीं 1938 में केरल के अलवाई में भी होता है और साथ में पश्चिम बंगाल का बेल्लूर होता है, वहाँ भी जो है एल्युमिनियम का कारखाना स्थापित किया जाता है। वहीं ओडिशा के हीराकुंड में। उसके बाद में देखेंगे तो भारत एल्युमिनियम कंपनी जो आपकी बाल्को है ये आपके छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थापित है। कोरबा में आपका कोयला भी मिल जाता है और बॉक्साइट भी मिल जाता है। हिंडाल्को जो आपका है उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। वहीं नाल्को की बात करें तो ये भी आपका एल्युमिनियम से संबंधित है और ये 1981 में आता है और देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हैं और इसकी 3 इकाइयाँ हैं मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में, मतलब नाल्को की 3 इकाइयाँ हैं। जो आपका बाल्को बनाया जाता है ना, भारत एल्युमिनियम कंपनी, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में है और रत्नागिरी के महाराष्ट्र में भी इसकी एक शाखा है। तो ये सोवियत संघ की सहायता से बनाया जाता है। वहीं नाल्को जो है वो फ्रांस की सहायता से बनता है और वहीं जो आपका हिंडाल्को है, हिंडाल्को की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से इसे बनाया जाता है। वहीं जो आपकी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी इंडाल्को है, जिसे इंडाल्को कहा जाता है, ये कनाडा की सहायता से बनाई जाती है और इसके 3 ब्रांचेस हो चुकी हैं। एक तो आपके जेके नगर पश्चिम बंगाल में है, मुरी जो है आपका बिहार में है, वहीं अलवा केरल में है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ठीक ये आप पूरा देख सकते हैं। जैसे हिंडाल्को आपका है तो ये आपका कहाँ पे, रेणुकूट में है। और हिंडाल्को किसकी सहायता से बनाया जाता है? हिंडाल्को आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से बनाया जाता है। वहीं बोकारो आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक, मुरी भी आपका पहले बिहार में था, अब जो है झारखंड में पड़ता है, जब झारखंड अलग हो जाता है तो। ठीक, तो स्टार्टिंग में क्योंकि जो बिहार में स्थापित किया गया था पहले, तो 1938 में किया गया था, तो झारखंड बिहार एक में था, तो मुरी जो है अब झारखंड में है। वहीं आसनसोल आपका बांग्लादेश में पड़ता है। कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है और कोरबा में आपको पता है कि कौन सा है भाई, कोरबा में आपका बाल्को पड़ता है। ठीक, कोरबा में क्या है, बाल्को। वहीं अंगुल में नाल्को है। बाल्को जो बनाया गया है किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। नाल्को जो बनाया गया फ्रांस की सहायता से बनाया गया है। हीराकुंड में भी आपका इंडाल्को है, इंडाल्को कनाडा की सहायता से बनाया गया है। झारसुगुडा में वेदांता है। भिलाई मुंबई में आपका हिंडाल्को है। ठीक, तो हिंडाल्को जैसे आपका रेणुकूट हिंडाल्को है, उसी तरीके से मुंबई में भी हिंडाल्को है। हिंडाल्को आपका जो है अलपुरम में भी, केरल में भी है और मैटूर में जो है माल्को है। अब यहाँ पर आप 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एल्युमिनियम उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एल्युमिनियम उद्योग के अंतर्गत बॉक्साइट की कच्ची धातु से इसका निर्माण किया जाता है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि जो बॉक्साइट होती है उसी से एल्युमिनियम बनता है और इसीलिए जो है ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहाँ बॉक्साइट और कोयला एक साथ हो, क्योंकि बॉक्साइट को गलाने के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है, तभी एल्युमिनियम बनता है।
भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है और दूसरा भी सत्य है। तो एक दो दोनों सही, उपयुक्त में से कौन सा सही? दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप इस्पात संयंत्र के बारे में जान लीजिए कि कौन कौन से इस्पात संयंत्र हैं और किस देश के सहयोग से इन्हें बनाया गया है। जैसे आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र है तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। अब राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो है स्थापना किसके सहयोग से होती है? तो जर्मनी के सहयोग से होती है। चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है कोयल नदी आपकी जा रही है और साथ में आपकी शंख नदी है, तो इसके संगम पर स्थित है। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे भाई, किस नदी के संगम पे है? आपके कोयल नदी और शंख नदी के संगम पे। अब राउरकेला इस्पात संयंत्र है तो भाई इन्हें कोयला भी चाहिए और लौह अयस्क भी चाहिए। तो कोयला के लिए झरिया झारखंड के पास ले लेते हैं, भैया हमें जो है कोयला दे दो, क्योंकि उड़ीसा में पड़ता है और झारखंड से झरिया से कोयला आ जाता है इनके पास। और लौह अयस्क जो है ये क्योंझर से आ जाता है। क्योंझर कह लीजिए या केंदुझर कह लीजिए, आपका उड़ीसा में पड़ता ही है। तो झारखंड से कोयला मंगा लेते हैं और क्योंझर इनका जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर लौह अयस्क पैदा ही होता है। तो इसीलिए राउरकेला इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ राउरकेला जहाँ इस्पात संयंत्र यहाँ से जो है 16 किलोमीटर आपका हीराकुंड बांध है, और जहाँ राउरकेला इस्पात संयंत्र वहीं पर आपका मंदिरा बांध भी आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसकी स्थापना जो है रूस के सहयोग से होती है। ठीक, और ये 1955 में इसकी स्थापना की जाती है, भी ध्यान रखना। देखिए जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसे कोयला कहाँ से मिलता है? तो कोयला आपका कोरबा से मिलता है। कोरबा आपको पता है छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। और करागली की खान, कोरबा और करागली की जो खानें हैं वहाँ से इन्हें कोयला मिल जाता है। ये आपका कोरबा है और करागली है, बिलासपुर भी है, तो यहाँ से इन्हें कोयला मिल जाता है। जो आपकी डल्ली राजहरा की खानें हैं ये आपके लोहा अयस्क के लिए हैं, तो कोयला भी मिल जा रहा है और लोहा अयस्क भी मिल जा रहा है, तो भी इस्पात संयंत्र यहाँ पे बन पाता है। और जहाँ पर ये आपका स्थित है वो आपका तंदुआ टैंक कह लीजिए या तंदुला बांध है। जैसे जो आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र था वो का मंदिरा बांध पे था, तो ये भी जो है तंदूरा बांध पे है। वहीं अगर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की हम बात करें तो इसका जो निर्माण होता है यूके की सहायता से होता है, मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सहायता से 1959 में। ठीक, 1959 में। राउरकेला का भी आपका 1959 में हुआ, भिलाई का 1955 में हुआ। वही राउरकेला का जर्मनी की सहायता से और भिलाई का रूस की सहायता से और आपका दुर्गापुर का यूके की सहायता से होता है। दुर्गापुर जो आपका पड़ता है ये आपको पता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1959 में इसे स्थापित किया जाता है, 1962 में यहाँ पर उत्पादन स्टार्ट होता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र आपको पता है ना, रानीगंज कोयला क्षेत्र जो आपका पड़ता है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। झरिया आपका झारखंड में पड़ता है, तो झरिया झारखंड और रानीगंज से इन्हें कोयला मिल जाता है। और जो आपकी गुरु महिसानी की खान है या कुटुपिट है या नोवा मंडी है, तो यहाँ नोवा मंडी दे रखा है। ठीक, वीर मित्रपुर और बोनायर, तो यहाँ से इन्हें लोहा अयस्क मिल जाता है, तो इनका काम चलता रहता है। 355 किलोमीटर की दूरी है यहाँ, 326 है, ये आप समझ सकते हैं। वहीं जो आपका बोकारो इस्पात संयंत्र है ये भी रूस की सहायता से होता है। ठीक, रूस की सहायता से इसे बनाया जाता है। 1964 में बनाया जाता है, मतलब सबसे बाद में यही बनता है। जो भिलाई वाला इस्पात संयंत्र था जो छत्तीसगढ़ में, वो भी रूस की सहायता से था और बोकारो भी रूस की सहायता से है। अब बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला कहाँ से मिलता है? तो झरिया झारखंड से मिलता है, दामोदर नदी घाटी से मिलता है, गुरु महिसानी, सुलायपथ और वीर मित्रपुर और बादाम पहाड़ी से इन्हें मिलता है लौह अयस्क। अब यहाँ पर आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए जो आपका पहला कि विजयनगर इस्पात उद्योग कर्नाटक में पड़ता है, ये आपका पूरी तरीके से सत्य है। जो भी आपका विजयनगर इस्पात उद्योग है वो कर्नाटक के बेल्लारी जिला में पड़ता है। वहीं विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये भी आपका पूरी तरीके से सत्य है। वहीं भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो आपका पड़ता है ये क्या तमिलनाडु में पड़ता है? ये आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। और किसकी सहायता से बनाया गया? रूस की सहायता से। वहीं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये यूके की सहायता से बनाया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है।
देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। देखिए पेट्रो रसायन होता क्या है। पेट्रो रसायन जो होता है ये आपका अपरिष्कृत जो पेट्रोल होता है उससे कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, पेट्रो रसायन कहा जाता है। पेट्रो रसायन जो होता है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपका जो होता है पॉलीमर, पॉलीमर से कई सारी चीज़ें बनती हैं। वहीं जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है उससे भी कई सारी चीज़ें बनती हैं। वहीं आपका तीसरा होता है इलेक्ट्रोमर्स और आपका चौथा होता है पृष्ठ संक्रियक। तो ये 4 टाइप के होते हैं। वैसे इसमें आपको पॉलीमर और सिंथेटिक फाइबर जरूर याद रखना है कि भाई ये पेट्रो रसायन है। जो पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा केंद्र है वो आपका जामनगर गुजरात है, ठीक, क्योंकि जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन होगा वहीं जो है अपरिष्कृत पेट्रोलियम होगा और उसी से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है दूसरा कारण आर है। कथन क्या है कि पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का अनुसरण करते हैं, वही कारण है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तेज गिरावट आती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये अगले लेक्चर का क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो जो हम मानसून की बात करेंगे, पहाड़ियों की बात करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ की बात करेंगे, तो ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ आपको हल्के तौर पे हम समझा देते हैं। देखिए होता क्या है कि ये आपका 0 डिग्री है और 0 डिग्री को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पर साल भर जो है सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। विषुवत रेखा के आप इधर देखेंगे 23.5 डिग्री जो आपका उत्तरी अक्षांश होता है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और ये आपका 23.5 अंश जो होता है ये आपका दक्षिणी अक्षांश होता है, इसे मकर रेखा कहते हैं। तो सूर्य जब उत्तरायण होता है मतलब उत्तर की ओर जाता है, सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, मतलब पूरी सीधी किरणें जो है कर्क रेखा पर पड़ती हैं। क्योंकि जब सूर्य की किरणें भाई लंबवत पड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तो यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है पूरे उत्तर भारत में। और इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है आता है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो यहाँ पर होती हैं पहाड़ियाँ। भाई पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, फिर आपकी जो है गिर मांडो की पहाड़ी है, सतपुड़ा रेंज है, और जो है उसके बाद अरावली पर्वत देख लीजिए। तो इन पहाड़ियों से जब जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून टकराता है तो भाई इनकी ऊंचाई होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इन ऊंचाइयों पर वो हवाएं चढ़ती हैं। जैसे जैसे हवाएं चढ़ती हैं तो क्योंकि ये नमी और आर्द्रता लेकर आई होती हैं, क्योंकि अरब सागर से आ रही हैं तो नमी और आर्द्रता इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हवाएं जो है ढाल के अनुसार ऊपर चढ़ती हैं तो इनके तापमान में गिरावट आ जाती है, और एक ऐसा टाइम आता है कि एकदम इनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, और जब इनके पास एनर्जी नहीं रह जाती तो जो भी ये आर्द्रता लेकर आई थी वही जो है पानी बरसने लगता है, बढ़िया रिमझिम पानी बरसता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। भाई हवाएं आती हैं, हवाएं जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी उनके तापमान में गिरावट आएगी और उसी के साथ में पानी गिरता है, बरसता है, और यही एक सिंपल सा रीजन है। ये पश्चिमी घाट में भी होता है, अरावली पर्वत श्रृंखला तक होता है, अगले लेक्चर में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर वही कहा गया है भाई पर्वतीय वन जो होते हैं वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का अनुसरण करते हैं। एकदम सही बात है, पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। और क्यों सत्य है, इसका कारण क्या है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तेजी से गिरावट आती है, इसी के वजह से पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण न करके ढाल का अनुसरण करते हैं। जितनी ऊंची पहाड़ी होती है उतनी बढ़िया तरीके से उस जगह पे वर्षा होती है। छोटी पहाड़ियाँ हैं तो छोटी वर्षा होगी, बड़ी पहाड़ी हैं तो बड़ी वर्षा होगी, बस। तो यहाँ कथन कारण दोनों सही, कथन कारण का रिलेशन भी बन रहा है, मियाँ बीवी की जोड़ी बन रही है, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है। मतलब सीमेंट किन किन चीज़ों से बनता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। जैसे आपका शरबत बनता है तो उसमें चीनी होती है, पानी होता है, ठीक, नींबू होता है, तो ये सब संघटक हैं आपके शरबत बनने के। उसी तरीके से सीमेंट का संघटक क्या है। देखिए जो आपका सीमेंट होता है कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिकों का मिश्रण होता है। देखिए आपका जो सीमेंट में होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना पत्थर भी कहते हैं, और वही जो है आपका इसमें सिलिका होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई, सिलिका की मात्रा भी आपके सीमेंट में होती है।
एल्युमिनियम ऑक्साइड भी इसमें होता है, ठीक। और साथ में आपका लोह ऑक्साइड भी होता है, मतलब आयरन ऑक्साइड कह लीजिए, ठीक। तो इसकी मात्रा भी इसमें होती है। ये 4 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा मुख्य संगठक है, तो चूना पत्थर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बी ही सही है। अब यहाँ पर आप 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक देश का संयुक्त उपक्रम है। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको भिलाई हो, राउरकेला हो, दुर्गापुर हो, इन सारे इस्पात संयंत्र की अच्छे से जानकारी दे दी है। देखिए जो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र होता है यह आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पहली बात, जिस देश की सहायता से इसे बनाया जाता है वो आपका रूस होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भिलाई स्टील प्लांट है, तो भाई स्टील प्लांट कोई भी हो वहाँ पर लोह अयस्क होगा और कोयला होगा उसको गलाने के लिए, तभी स्टील प्लांट होगा। तो लोह अयस्क जो मंगाया जाता है भिलाई स्टील प्लांट पे वो डल्ली राजहरा की खानों से मंगाया जाता है, वही कोयला जो है वो कोरबा और करगाली की खानों से आता है। और पानी की भी जरूरत पड़ती है तो तंदुला बांध से जो है इसको पानी मिलता है, ठीक। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें भाई ब्रिटेन की सहायता से कौन सा स्टील प्लांट लगाया गया था, तो ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया था जो कि पश्चिम बंगाल में है। वहीं जर्मनी की सहायता से कौन सा स्टील प्लांट लगाया गया था, तो जो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है वो आपके जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। पहला कथन है कि दक्षिण भारत में कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं। वहीं जो कारण है कि दक्षिण भारत की पहाड़ियां हिमालय पर्वत की पहाड़ियों जितनी ऊंची नहीं है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए जो आपके शंकुधारी वृक्ष होते हैं ना, ये आपके अर्धशीतोष्ण होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ गिरती है तो वृक्ष अपना आकार शंकु के रूप में बना लेते हैं। अब आपको पता है भाई जो आपका दक्षिण भारत है वहाँ बर्फ तो गिरती नहीं इतनी ऊंचाई पे, बर्फ आपकी हिमालय पे गिरती है, तो हिमालय पर ही शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं, दक्षिण भारत में कोड़धारी वन नहीं पाए जाते, एकदम सही है। और क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ जितनी ऊंची नहीं है। तो कारण भी सत्य है, कथन कारण दोनों सही और दोनों का रिलेशन बन रहा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीन उद्योग है। देखिए अगर हम बात करें भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो वो आपका सूती वस्त्र उद्योग है। सबसे पहले जो प्रथम सूती कपड़ा मिल लगाया गया था वो आपका 1818 में जो कलकत्ता के पास एक फोर्ट ग्लास्टर जगह है वहीं पर पहला सूती कपड़ा का कारखाना लगाया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि टिस्को संयंत्र किसके निकट स्थित है। देखिए टिस्को की अगर हम बात करें कि भाई टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होगा। और ये भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है, टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना होती है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है जिसका वार्षिक उत्पादन लगभग 28 मिलियन टन है, तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले ज्वारी वन या मैंग्रोव वन के बारे में आप जान लीजिए। देखिए जो भी आपके ज्वारी वन होते हैं वो आपके ज़्यादातर डेल्टाई क्षेत्र में होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ी होते हैं इसमें, और ये समुद्र तटों पर या फिर नदियों के मुहाने पर स्थित ज्वारीय दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है या कृष्णा गोदावरी का डेल्टा बनता है, तो जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से ज्वारी वन या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनका जो विकास होता है खारे पानी में होता है। मैंग्रोव वन मुख्यतः 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए आपका 0 डिग्री है तो ये आपका 25 डिग्री उत्तरी हो गया और ये आपका 25 डिग्री दक्षिणी हो गया, ठीक। तो 25 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री दक्षिणी के मध्य जो क्षेत्र बनता है वो आपका उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बनता है और इसी के मध्य मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इन वनों के अगर प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे तो गंगा नदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा और गुजरात में कुछ भाग पाए जाते हैं।
ये वन जो होते हैं समुद्र के खारे पानी में डूबे रहते हैं और इन वनों की जड़ें पानी के बाहर दिखाई पड़ती हैं। लकड़ी जो इनकी होती है बहुत कठोर होती है और छाल जो होती है वो क्षारीय होती है। वनस्पतियों की अगर बात करें तो मैंग्रोव, सुंदरी के वन, केसुरीना, फोनिक्स, केवड़ा, बिंदी, तो ये सारे वृक्ष ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसी वन में बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सुनामी और चक्रवात से तटों की सुरक्षा करते हैं। जलीय जीवों की प्रारंभिक नर्सरी का कार्य भी जो है ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन करते हैं। अब यहाँ पर आप भारत में मैंग्रोव वन की स्थिति भी देख सकते हैं भाई, कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो देखिए जो आपका सुंदरवन का डेल्टा पड़ता है यहाँ पर मिलते हैं आपके मैंग्रोव वन। वहीं भितरकनिका उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। महानदी का मुहाना, जहाँ महानदी अपना डेल्टा बनाती है। देखिए जो आपका कोरिंगा पड़ता है ये आपका गोदावरी का डेल्टा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वहीं कृष्णा नदी मुख है तो यहाँ भी मिलता है आपका, कृष्णा नदी मुख के पास भी आपको मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पिचावरम आपका तमिलनाडु में पड़ता है तो यहाँ भी मैंग्रोव वन मिलते हैं। वहीं मुथुपेट भी जो है तमिलनाडु में और यहाँ भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। केरल के वेम्बानाड में आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब पश्चिमी घाट में भी मैंग्रोव वन मिलते हैं। कुंडापुर है जो आपका, वहाँ पे मैंग्रोव वन मिलते हैं। गोवा में मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं, रत्नागिरी में, और वहीं खंबात की खाड़ी गुजरात में भी मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि मैंग्रोव वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इनका विकास मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। वहीं दूसरा कथन है कि ये वन जलीय जीवों की प्रारंभिक नर्सरी का कार्य करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए अगर बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको पता है कि 23.5 डिग्री जो आपका पड़ता है, ठीक, ये आपका 0 डिग्री है, और 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा है, ठीक, और 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा। तो इसके बीच में जो ये आपका क्षेत्र है ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। और इसके बाहर जो पड़ता है, ठीक, 23.5 डिग्री के बाहर जो क्षेत्र पड़ेगा वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जबकि आपको पता है कि आपका मैंग्रोव वन जो पड़ता है वो 0 डिग्री से 25 डिग्री आपका उत्तरी ले लीजिए और 25 डिग्री आप दक्षिणी ले लीजिए। तो इनके बीच में जो वन पड़ते हैं ना वो मैंग्रोव वन होते हैं। देखिए जो आपका 0 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी कह लीजिए और 0 डिग्री से 25 डिग्री दक्षिणी, तो ये जो क्षेत्र होता है इसके बीच का, इसे कहा जाता है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन है गलत हो जाएगा। ये वन जलीय जीवों की प्रारंभिक नर्सरी का कार्य करते हैं, एकदम सही बात है। मैंग्रोव वनों में आपको पता है सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, केसुरीना के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक, फोनिक्स, केवड़ा, बेंदी, ये सारे वृक्ष जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ केवल 2 सही, बी राइट आंसर हो जाएगा बस। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा के जरिए से बिजली बनाने का जो काम स्टार्ट होता है वो 1969 में स्टार्ट होता है, अक्टूबर 1969 में। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तारापुर से स्टार्ट होता है। तारापुर जो कि आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और तारापुर में 2 प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक, ये पहला प्लांट था तारापुर में जो लगाया गया। वहीं दूसरा प्लांट जो लगाया जाता है न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, वो आपका राजस्थान के कोटा के निकट स्थापित किया जाता है और ये 1972 में स्थापित होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका पहला कथन नहीं सही, दूसरा नहीं, तीसरा सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि भारत में ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता कितनी है, तो 8000 से 9000 है। और इसमें जो सबसे प्रमुख है भाई 7000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ खंबात की खाड़ी जो है वो प्रथम स्थान पे आता है। तो यहाँ सी ही राइट आंसर होगा। आपका जो कच्छ की खाड़ी पड़ता है ना, तो कच्छ की खाड़ी में भी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन होता है, लेकिन खंबात की खाड़ी से कम होता है। यहाँ पर लगभग 1200 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में यानी सुंदरवन का जो डेल्टा पड़ता है, यहाँ पर अगर बात करें तो 100 मेगावाट से भी कम ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन होता है। तो यहाँ पर पूछा था इसने कि कौन सा प्रमुख क्षेत्र है, तो भाई प्रमुख क्षेत्र जो 7000, जो सबसे ज़्यादा काम करेगा वही प्रमुख होगा।
सिंपल सा रूल है, तो यहाँ सी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस, ये आपका गैस लिखा है, ये आपका गलत हो जाए, सिर्फ गैस समझिए कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त होगा भाई? जहाँ पर पेट्रोलियम प्राप्त होगा वहीं से प्राकृतिक गैस मिलेगा। देखिए जो आपका मुंबई हाई या बम्बई हाई का क्षेत्र है, वहाँ से सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें हिमालय पर पर्वतीय वन की, ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक कौन से वन पाए जाते हैं? भाई हिमालय पे बहुत तरह के वन मिलते हैं। देखिए जो हिमालय की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है भाई, K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है 8,611 के समथिंग है। वहीं आपका एवरेस्ट है 8,848 मीटर के समथिंग है। तो यहाँ पर हिमालय पर पर्वतीय वन किस ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं, इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। देखिए जो 1500 मीटर तक है सदाबहार तथा पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक, ऐसे आप बना लीजिए और यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं 15। तो 1500 मीटर तक सदाबहार पतझड़ वन मिलेंगे, फिर 1500 से 2500, पीछे डबल जीरो लगा लेना आप। तो 1500 से 2500 मीटर तक देवदार, ओक, बर्च, मेपल के वृक्ष मिलेंगे, जो कि शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोरधारी वन स्टार्ट ही हो रहे हैं वो 2500 मीटर से 4500 मीटर के बीच मिलते हैं। कोरधारी वन जो होते हैं उसमें मुख्यतः जो वृक्ष होते हैं चीड़, स्प्रूस, फर, सनोवर, ब्लू पाइन होता है। तो वहाँ पर आपको कोरधारी वन इसीलिए देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि मैक्सिमम ऊंचाई जो है वो 2600 मीटर ही है। वहीं 4500 से अगर 4800 मीटर के बीच देखेंगे तो टुड्रा वनस्पति मिलेगी, जैसे काई, घास, लीचेन। और फिर 4800 मीटर के ऊपर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती क्योंकि ऑक्सीजन फिर कम हो जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, तो वहाँ कोई वनस्पति नहीं मिलती है। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि काई, घास, लीचन आदि हमें हिमालय पर्वत पर कितनी ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। देखिए अभी मैंने बताया भाई जो काई है, घास है, लीचन है, ये कहाँ मिलेंगे? टुड्रा वनस्पति के लक्षण हैं। मतलब जहाँ पर भी ये आ जाए काई, घास, लीचन, तो ये आपको टुड्रा वनस्पति की याद दिलाएगा। मतलब बहुत ठंडी जगह है, छोटी छोटी हरी हरी घास जो है मतलब बर्फ़ में जमी हुई है, काई पड़ी हुई है, लीचन है। तो ये जो है 4500 से 4800 मीटर के मध्य होता है। 1500 मीटर तक सदाबहार और आपके पतझड़ वाले वन मिलते हैं हिमालय क्षेत्र में। 1500 से 2500 मीटर तक जो वन मिलते हैं वो आपके शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं। देवदार हो गया, ओक हो गया, बर्च हो गया, मेपल हो गया, ये सारे वृक्ष होते हैं। वहीं 2500 से 4500 मीटर अगर आप देखते हैं तो कोरधारी वन मिलेंगे, जैसे आपका चीड़ है, स्प्रूस है, फर है, सनोवर है, ब्लू पाइन है, ये सारे वृक्ष आपके कोरधारी वन में आते हैं। यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन के प्रमुख वृक्ष हैं, ये आपको बताना है। मतलब कौन से मैंग्रोव वन के प्रमुख वृक्ष हैं? सुंदरी, केसुरीना, महुआ, केवड़ा। देखिए जो मैंग्रोव वन होते हैं उसमें मुख्य रूप से सुंदरी के वृक्ष मिलते हैं, केसुरीना के वृक्ष भी मिलते हैं, केवड़ा के वृक्ष भी मिलते हैं, साथ में फोनिक्स, याद रखना कभी पूछ ले भाई फोनिक्स किस वन में पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन में, या फिर कह लीजिए ज्वारी वन भी आ जाए तो वो भी लगा देना। वहीं बेंदी के वृक्ष भी मिलते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं मैंग्रोव वन के मुख्यतः जो वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए जो महुआ होता है या आम होता है, ये सब आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन के लक्षण हैं, मतलब जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका 1, 2 और 4 सही है, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बस अगला क्वेश्चन करें उससे पहले राष्ट्रीय वन नीति के बारे में जान लीजिए। भारत में जो सबसे पहले वन नीति आती है 1894 में आती है। मतलब जो वन नीति का निर्माण हुआ 1894 में हुआ, जिसको 1952 में संशोधित किया गया, फिर 1988 में संशोधित किया गया। तो 1988 की जो संशोधित वन नीति है वो वनों की सुरक्षा और संरक्षण और विकास पर जोर देती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार जो मैदानी भागों में 20% तथा पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वनाच्छादित करने की आवश्यकता है। तो ये आपके क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में प्रतिशत वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। तो ये आपका 33% रखा गया था और इसमें भी ये लक्ष्य रखा गया भाई जो मैदानी भाग है वहाँ 20% वन होना चाहिए, जो पर्वतीय भाग है वहाँ 60%। टोटल ओवरऑल 33% का लक्ष्य रखा गया। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी चीज़ें और भी आप जानेंगे। जो प्रशासनिक आधार है उसके अनुसार जो वन होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका आरक्षित स्थायी वन, दूसरे आपके संरक्षित वन और तीसरे आपके अवर्गीकृत वन होते हैं। तो 3 टाइप के वन होते हैं प्रशासनिक आधार पे। जो आपके आरक्षित यानी स्थायी वन होते हैं ये ऐसे वन होते हैं जिन्हें इमारती लकड़ी या अन्य वन उत्पादित करने के लिए आरक्षित किया गया होता है। मतलब जो इमारती लकड़ी है, मतलब जिनसे घर मकान या उनके जो कुर्सी मेज बनती है, तो ऐसी लकड़ियां जो उत्पादित होती हैं उन वन उत्पाद को प्राप्त करने के लिए इन्हें आरक्षित या स्थायी वन में रखा जाता है। इनमें पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति नहीं होती है। भारत का आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं संरक्षित वन की बात करें तो इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। इसमें पशु चराने व खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों के साथ दी जाती है। देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा जो है वो आपके संरक्षित वन है। वहीं अवर्गीकृत वन की बात करें तो अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इनमें लकड़ी काटने व पशु चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो मतलब जो अवर्गीकृत वन है उनमें जो है लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं है, जबकि आरक्षित वन और संरक्षित वन में इसका प्रतिबंध है। पशु चराने के लिए संरक्षित वन में विशेष प्रतिबंधों के साथ जो अनुमति दी जाती है। वहीं अवर्गीकृत में पशु चराने पर भी कोई रोक नहीं है, जबकि आरक्षित और स्थायी वन में ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है, न पशु चारण की, न खेती करने की, न लकड़ी काटने की। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत के संरक्षित वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि भारत का आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। दूसरा कथन है कि इनमें पशु चराने व खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों के साथ दी जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए जो आपका संरक्षित वन होता है इसमें पशु चराने और खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों के साथ दी जाती है। मतलब अनुमति दे देते हैं भाई जाओ पशु वशु चरा सकते हो, तुम खेती भी कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रतिबंध हैं। तो दूसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला कथन है कि भारत का आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आरक्षित वन क्षेत्र दूसरी चीज़ है, संरक्षित वन क्षेत्र में ये नहीं आता है। आरक्षित वन क्षेत्र आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किया गया है, ये आपका सही है, लेकिन यहाँ बात हो रही संरक्षित वन की। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ आरक्षित नहीं संरक्षित होगा, ठीक, तभी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से परफेक्ट होगा। भाई भारत का आधे से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र घोषित तो गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, क्योंकि भारत का 1/3 वन क्षेत्र जो है वो संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यहाँ दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। दूसरा है अद्यतन जानकारी के अनुसार इस श्रृंखला की 21वीं रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो भारत वन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो वन रिपोर्ट होती है ये भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा ही प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपका फॉरेस्ट सर्वे इंडेक्स होता है जिसे आप भारत वन स्थिति रिपोर्ट कहते हैं, देखिए जो आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट है ये किसके अंडर में आता है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अभी दूसरा कथन है कि भाई अद्यतन जानकारी के अनुसार इस श्रृंखला की 21वीं रिपोर्ट है, ये गलत हो जाएगा। देखिए दिसंबर 2023 में 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। जो आपकी 18वीं वन रिपोर्ट आती है इसके अनुसार जो है वन एवं वृक्षारोपण में अगर वृद्धि की बात करें तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई वो आपके छत्तीसगढ़ में हुई है और दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरे नंबर पे आपका
उड़ीसा है, ठीक, उसके बाद राजस्थान। तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई, सबसे पहले छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो एक बना दिया जाएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट के ऊपर। और यहाँ फिलहाल आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 18वीं रिपोर्ट आपकी दिसंबर 2018 में, क्योंकि आपकी 18वीं रिपोर्ट आई है दिसंबर 2023 में, तो एक सही है, एक ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले जैविक संसाधन के बारे में आप समझ लीजिए कि भाई जैविक संसाधन होता क्या है। जो भी आपके जैविक संसाधन हैं वो आपके पर्यावरण में जितने भी जीव हैं, जितने भी आपके जीवित तत्व हैं, वो सारे के सारे तत्व आपके जैविक संसाधन में आ जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वो चाहे जो भी हो, वो आपका पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, कोई भी है, वन है, वन के उत्पाद हैं, फसलें जो भी आपकी होती हैं, गेहूँ, दाल, चावल, ये भी जैविक संसाधन हैं, वन्य जीव, मछलियाँ, समुद्री जीव, ये सभी जो है जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। जो भी आपके जैविक संसाधन होते हैं ये नवीकरणीय होते हैं, क्योंकि ये स्वयं को पुनरुत्पादित या पुनर्जीवित कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें नवीकरणीय उत्पाद कहा जाता है। कोयला और खनिज तेल भी जो है आपके जैविक संसाधन में ही आते हैं, लेकिन ये नवीकरणीय नहीं होते हैं, मतलब ये पुनः उत्पादित नहीं हो सकते हैं। भाई कोयला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, खनिज तेल, पेट्रोलियम, ये सब खत्म होने वाली चीज़ हैं, ये आपके अनवीकरणीय उत्पाद हैं, मतलब जिन्हें दोबारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोयला और खनिज जैविक संसाधन में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका इसी पे है कि जैविक संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये संसाधन नवीकरणीय हैं क्योंकि ये स्वयं को पुनरुत्पादित या पुनर्जीवित कर सकते हैं। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। आपके वन है, वन उत्पाद हैं, फसलें हैं, भाई गेहूं की फसल, चावल की फसल एक बार पैदा हुई, फिर उसके दाने गिर गए, फिर से उपज आई। वहीं जो आपके वन्य जीव हैं, मछलियां हैं, समुद्री जीव हैं, तो ये जो है जैविक संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो कि पुनरुत्पादित और पुनर्जीवित हो सकते हैं। कोयला और खनिज तेल भी जैविक संसाधन है, परंतु ये नवीकरणीय नहीं है, तो दूसरा भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले ओएनजीसी के बारे में आप जान लीजिए। ओएनजीसी का मतलब क्या होता है? ओएनजीसी का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। देखिए जैसे सार्वजनिक सेवाओं की बात करें तो जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा, परिवहन, कानून व्यवस्था, ये सब सार्वजनिक सेवाएं हैं। वहीं सार्वजनिक अगर उद्यम की बात करें, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो ऐसी कंपनियां या संगठन जो सरकार के स्वामित्व नियंत्रण में होती है, जैसे कि सरकारी बैंक, बिजली बोर्ड, सार्वजनिक परिवहन निगम। तो इस चीज़ की पूरी डिटेल में बात इकोनॉमी में की जाएगी। यहाँ आप समझिए कि भाई ओएनजीसी क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रभाग के रूप में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया था। वहीं 14 अगस्त 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया। वहीं 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को एक निगम के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। 1977 में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्नों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि इसे 2010 में महारत्न का दर्जा भी दे दिया गया। मतलब 1997 में ओएनजीसी नवरत्न कंपनी बनती है और 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का इसे नाम दिया जाता है। स्थापना तो खैर 1955 में ही करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो नाम दिया जाता है ओएनजीसी वो आपका 1956 में दिया जाता है। वहीं 1997 में इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा और 2010 में महारत्न का दर्जा भी मिल जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। ये पठार आपका झारखंड में भी आता है, छत्तीसगढ़ में भी आता है और उड़ीसा में भी आता है, और पश्चिम बंगाल में भी इसका कुछ क्षेत्र आता है। तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, टोटल 4 राज्यों में छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है। इसमें अगर आप देखते हैं छोटा नागपुर पठार में तो मैंगनीज भी आपको मिल रहा है। बॉक्साइट अगर आप देखेंगे तो बॉक्साइट भी यहाँ मिल रहा है।
ठीक। वहीं अगर आप देखते हैं लौह अयस्क, तो लौह अयस्क भी मिल रहा है, तांबा अयस्क भी आपको मिल रहा है, ठीक। कोयला तो मिलता है, बहुत सारा कोयला मिल रहा है, ठीक। तो इसीलिए इसे आप जितना भी एरिया भारत में देख रहे हैं ना, ये खनिज का एरिया है भाई। भारत में खनिज क्षेत्र जो है उसका पूरा एरिया है। तो सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर आपको छोटा नागपुर पठार का ही दिखेगा, और ये टोटल 4 राज्यों में फैला हुआ है। अब 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है, तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। टोटल 4 राज्यों में फैला हुआ है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। और इसमें जो आपके मिलते हैं अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, लौह अयस्क, कोयला तो मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक। तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले आप भारत में मैग्नीज क्षेत्र देख लीजिए भाई, मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा में मैग्नीज कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, तो क्योंझर, बोनाई, बालनगीर, कोरापुट। वहीं जो आपका सुंदरगढ़ पड़ता है ना, सुंदरगढ़ भी उड़ीसा में पड़ता है, तो यहाँ भी मैग्नीज उत्पादन होता है। वहीं सिंह भूमि आपका झारखंड में पड़ता है, और हजारीबाग भी आपका झारखंड में पड़ता है, यहाँ भी मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो उड़ीसा, झारखंड। वहीं आपका बालाघाट जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ भी जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा, झाबुआ मध्य प्रदेश में है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे देख लेना है। तो झाबुआ, छिंदवाड़ा और बालाघाट ये आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ भी आपको देखने को मिलता है मैग्नीज। और मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में सर्वप्रथम है। देखिए अगर भंडारण की बात करें तो भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, उड़ीसा में। लेकिन उत्पादन जो सबसे ज़्यादा कर रहा है ना, वो आपका मध्य प्रदेश कर रहा है, इतना मान के चलिए। भंडारण में आपका सबसे नंबर 1 पे जो है मैग्नीज भंडारण में उड़ीसा है। वहीं दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक है। कर्नाटक में धारवाड़ हो गया, ठीक। वहीं कन्नड़, बेल्लारी, ठीक। और यहाँ पर तुमकुर, चित्रदुर्ग, ये सारे क्षेत्र आपके कर्नाटक में आते हैं, ठीक। तो कर्नाटक का जो क्षेत्र है ये मैग्नीज भंडारण में दूसरे नंबर पे आता है। वहीं मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में पहले नंबर पे, भंडारण में तीसरे नंबर पे है। उत्पादन में जो है पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे में आपका रत्नागिरी और नागपुर के साथ में आपका महाराष्ट्र आता है। रत्नागिरी और नागपुर भी मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र हैं, और ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और उड़ीसा जो है तीसरे नंबर में उत्पादन पे आता है। भंडारण में पहले नंबर पे है, उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। वहीं अगर देखें मैग्नीज कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में। और गुजरात में देखेंगे तो बनासकाठा, पंचमहल, वडोदरा और छोटा उदयपुर, ये जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। उदयपुर नहीं है, ये छोटा उदयपुर है। उदयपुर में भी राजस्थान में मैग्नीज मिलता है, लेकिन जो छोटा उदयपुर है वो गुजरात का क्षेत्र है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए अभी मैंने उड़ीसा के बारे में आपको बताया कि उड़ीसा में आप अगर देखते हैं तो क्योंझर है, बालनगीर है, ठीक। क्योंझर भी है, बालनगीर भी है, सुंदरगढ़ भी है। सुंदरगढ़ भी उड़ीसा का ही क्षेत्र है जहाँ मैग्नीज उत्पादन होता है। वहीं कालाहांडी जो पड़ता है ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। कालाहांडी के साथ साथ में कोरापुट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। कोरापुट जो है ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। और वहीं बोनाई, बोनाई भी उड़ीसा में मैग्नीज उत्पादन का क्षेत्र है। और गंजाम, गंजाम भी एक क्षेत्र है आपका उड़ीसा में, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे क्षेत्र आपके उड़ीसा के। वहीं भंडारा जो आपका क्षेत्र पड़ता है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है। भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी ये आपके क्षेत्र हैं जो कि महाराष्ट्र में पड़ते हैं और मैग्नीज उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले लौह अयस्क के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम आयरन और भी कहते हैं, ठीक। आयरन और भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में, और लौह अयस्क ऐसे कहा जाता है। लौह अयस्क जो होता है ना एक आधारभूत खनिज है, मतलब ये जो है एक हिसाब से देखा जाए आधुनिक जो औद्योगिक विकास है ना उसकी रीढ़ की हड्डी है। देखिए लौह अयस्क जो है वो 4 प्रकार का होता है, तो चारों प्रकार भी आप जान लीजिए।
जो लौह अयस्क होता है सबसे पहले नंबर पे वो आपका मैग्नेटाइट होता है, मतलब उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है। ठीक, दूसरे नंबर पर आपका हेमेटाइट होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट आपका जो होता है Fe3O4 होता है, वही हेमेटाइट जो आपका होता है Fe2O3 होता है। और तीसरे नंबर पे जो आपका होता है वो आपका होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट। चौथे नंबर पे होता है सिडेराइट। तो सबसे जो खराब प्रवृत्ति का होता है वो सिडेराइट ही होता है। देखिए जो आपका मैग्नेटाइट है इसमें 70 से 72% आपका लोहेस्क होगा, मतलब लोहांश होगा। वहीं अगर आप हेमेटाइट को देखेंगे ना तो इसमें 60 से 70% के बीच आपका लोहांश निकलेगा। लिमोनाइट जो होता है, लिमोनाइट ये आपका पीले रंग का होता है, और पीले रंग का होता है, इसमें 35 से 50% के बीच में लोहांश मिलता है। वहीं सिडेराइट आपका क्या होता है, भूरे रंग का होता है, इसमें 10 से 40% के बीच लोहांश होता है। अगर कलर की हम बात करें तो जो आपका मैग्नेटाइट होता है ये आपका भूरा से लेकर के काला तक हो सकता है, मतलब इसको हम काला अयस्क भी कहते हैं। मैग्नेटाइट को काला अयस्क भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। वही जो आपका हेमेटाइट होता है ये हल्का गेरुआ रंग का होता है, इसलिए इसे लोह का ऑक्साइड कहा जाता है या लाल गेरुआ ऑक्साइड भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मिलेगा, हेमेटाइट आपका सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलता है। वहीं लिमोनाइट आपका रानीगंज पश्चिम बंगाल में मिलता है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मिलेगा, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में भी लिमोनाइट मिलता है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ये है मैग्नीज उत्पादन वाला क्षेत्र के लिए साइन, ये आपका ये है। लौह अयस्क निर्यात किस बंदरगाह से होता है, इसके लिए ये साइन है। लौह अयस्क की खान कौन कौन सी है, इसके लिए ये साइन है। लौह अयस्क का क्षेत्र कौन सा है विशेष रूप से, इसके लिए ये साइन है। देखिए जो आपका लौह अयस्क का क्षेत्र है वो तो आपका एक ये पड़ता है, मतलब उड़ीसा, और ये आप देखेंगे झारखंड, तो उड़ीसा झारखंड के बीच में जो आपका गोवा पड़ता है ये उड़ीसा में क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पर जो है उत्पादन होता है लौह अयस्क का। वहीं मयूरभंज ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है, और पारादीप जो है ये लौह अयस्क निर्यात पत्तन है, मतलब यहाँ से निर्यात किया जाता है, क्योंकि लौह अयस्क का जो उत्पादन है वो भारत में काफ़ी मात्रा में होता है, तो पारादीप बंदरगाह से निर्यात होता है। विशाखापत्तनम से भी लौह अयस्क जो है निर्यात होता है। सुंदरगढ़ आपको पता है, क्योंझर पता है कि मैग्नीज उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि ये साइन आपका मैग्नीज का है। दुर्ग और जो आपका बेलाडीला है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये आपका लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, और ये भी जो है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। वहीं नागपुर भंडारा ये मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र हैं। बालाघाट भी, ठीक, बालाघाट आपका एमपी में पड़ता है। वहीं देखेंगे तो रत्नागिरी में भी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, और मार्मू गोवा जो बंदरगाह आपका पड़ता है वहाँ से आपका लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में चिकमंगलूर आपका लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। वहीं तुमकुर, चित्रदुर्ग, ठीक, और बेल्लारी ये सब आपके लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं। शिमोगा आपको पता है मैग्नीज उत्पादन वाला क्षेत्र है। मंगलुरु बंदरगाह से भी जो है लौह अयस्क का जो है निर्यात किया जाता है। तो अच्छे से आप समझ गए। अब लौह अयस्क क्षेत्र देख लीजिए। देखिए एक तो आपका उड़ीसा और झारखंड के बीच में क्षेत्र पड़ता है, कर्नाटक में देख रहे हैं सबसे बड़ा क्षेत्र पड़ता है, और वहीं पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में एक क्षेत्र पड़ता है, और एक क्षेत्र पड़ता है ये महाराष्ट्र में रत्नागिरी वाले में। तो समझ गए अच्छे से आप सब कुछ। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए जो आपका कुद्रेमुख पड़ता है ये कर्नाटक के चिकमंगलूर में पड़ता है। जो आपकी कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है ये आपकी कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड के द्वारा संचालित होता है, मतलब KIOCL के द्वारा ये संचालित होता है। तो कुद्रेमुख पड़ता कहाँ है, आपके कर्नाटक के चिकमंगलूर में पड़ता है। यहाँ पर लौह अयस्क का बढ़िया तरीके से उत्पादन किया जाता है। वहीं कर्नाटक के आपके शिमोगा जिले में या
तुमकुर और चित्रदुर्ग और बेल्लारी में भी जो है लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो यहाँ आप अच्छे से समझ गए भाई, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कहाँ पे? कर्नाटक में। सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में तुमकुर जो आपका क्षेत्र पड़ता है वो भी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेल्लारी भी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वही शिमोगा में मैग्नीज भी मिलता है, लौह अयस्क भी मिलता है, दोनों चीज़ मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए, अगर बाबा बुदन की बात करें तो बाबा बुदन एक प्रसिद्ध मुस्लिम सूफी संत थे और वह जो है वहीं पर रहते थे। कहाँ पे? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में ही एक जगह है, वहाँ पर रहते थे। और वहाँ रहते रहते उस जगह का नाम पड़ गया, मतलब उस पहाड़ी का नाम पड़ गया जिस पहाड़ी पर रहते थे, बाबा बुदन की पहाड़ी। और उस बाबा बुदन की पहाड़ी पर दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है कॉफ़ी, कॉफ़ी का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, और साथ में लौह अयस्क के भंडार भी मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लगाएंगे डी लौह अयस्क, क्योंकि चिकमंगलूर जिला ही लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर चाहे कुद्रेमुख हो, फिर चाहे बाबा बुदन की पहाड़ी हो, ये दोनों जो है आपके चिकमंगलूर जिले में ही पड़ते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है वहाँ पर मैग्नीज भी मिलता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? देखिए, कोयले के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो कोयले का निम्न कोटि होता है वो आपका पीट कोयला होता है। ठीक, पीट के बाद आपका लिग्नाइट होता है। ठीक, लिग्नाइट के बाद आपका बिटुमिनस होता है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और उसके बाद में आपका एंथ्रासाइट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, समझ जाएंगे। एंथ्रासाइट, तो पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का है। इसमें जो है लगभग 40% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट में 40 से 60% पाया जाता है। बिटुमिनस टाइप का जो कोयला होता है उसमें 60 से 80% कार्बन होता है। और एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा 80 से 90% कार्बन होता है। और ये कठोर और उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट वाला। जो आपका बिटुमिनस कोयला होता है इसे काला कोयला कहते हैं, क्योंकि इसका रंग काला होता है। लिग्नाइट भूरा होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट को कठोर कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट कोयला जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है वो आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है, इतना मान के चलिए। वहीं भारत में जो 80% कोयला मिलता है वो आपका बिटुमिनस टाइप का ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वहीं जो लिग्नाइट कोयला है तमिलनाडु के अर्काट में मिलता है, असम में मिलता है। ठीक, पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में। पीट कोयले का कोई जो है क्षेत्र नहीं है अपने यहाँ, ऐसा तो अभी तक कोई साक्ष्य मिला नहीं है। मिलेगा तो हम बता देंगे आपको। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले भारत के 13 बड़े बंदरगाह के बारे में जान लीजिए, जहाँ से भारत निर्यात करता है और आयात भी करता है। देखिए टोटल जो बड़े बंदरगाह हैं भारत में वो 13 हैं, और छोटे मोटे अगर देखा जाए 200 बंदरगाह होंगे। तो बड़े बंदरगाहों की यहाँ पर हम बात करेंगे। जो सबसे पहला बंदरगाह देखेंगे आप, कांडला बंदरगाह देखेंगे। कांडला बंदरगाह पड़ता कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में भी कहाँ? जो ये आप कच्छ की खाड़ी देख रहे हैं ना, ये कच्छ की खाड़ी के पास पड़ता है। और ये आपका कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, इसीलिए ये क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे भाई, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, और ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर जो खनिज तेल है, सीमेंट है, रसायन है, सूती वस्त्र है, इन चीज़ों का आयात और निर्यात होता रहता है, इसीलिए इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। अरब देशों के साथ व्यापार हो या अफ्रीकाई देशों के साथ व्यापार हो, तो ये आपका कांडला बंदरगाह से होता है। कांडला बंदरगाह के बाद में आप देखेंगे मुंबई बंदरगाह पड़ता है। और मुंबई बंदरगाह जो है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये वर्ष पर्यंत मतलब खुला रहता है, मतलब ये बंद नहीं होता है। और जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी आप ध्यान रखना, मतलब इसे प्रकृति ने बनाया है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, और वर्ष पर्यंत खुला रहता है, और सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह से भी आपका सूती वस्त्र, ऊनी कपड़े, चमड़े का सामान, पेट्रोलियम, मैग्नीज, मशीन, इंजीनियरिंग सामान, इन सब चीज़ों का निर्यात और आयात किया जाता है। ठीक, ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वहीं जो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, नेहवा सेवा बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, ये आपके न्यू मुंबई में पड़ता है। जैसे मुंबई बंदरगाह जो आपका सालसेट द्वीप पे है, कांडला बंदरगाह आपका खंबात की खाड़ी पे है।
वहीं जवाहरलाल नेहरू जो आपका बंदरगाह है न्यू मुंबई में पड़ता है और इसका पुराना नाम जो था वो नेहवा सेवा था। ठीक, नेहवा सेवा, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। वही जो आपका 4th नंबर पे आता है बंदरगाह वो मार्मुगाओ आता है और ये आपका गोवा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भैया? ये पड़ता है गोवा में। और गोवा में भी कहाँ पड़ता है? तो गोवा में एक नदी है जुआरी नदी। ठीक, तो जुआरी नदी के एस्चुरी पे पड़ता है। एस्चुरी की सारी बात हम करेंगे, टेंशन मत लीजिए कि कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी बनाती है, कौन सी नदी जो है डेल्टा बनाती है, सब बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सब कुछ बताया जाएगा। ये जो आपका मार्मुगाओ बंदरगाह है ना, ये आपका 1970 तक अगर देखा जाए ना, 1970 तक देश का सबसे बड़ा बंदरगाह था। किस मामले में? निर्यात आधारित मामले में। मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात जहाँ से होता था वो मार्मुगाओ बंदरगाह से होता था 1970 तक। तो 1970 तक जो है निर्यात के मामले में मार्मुगाओ बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह था। वहीं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1988 और 89 में जो है इससे देश का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह घोषित कर दिया गया था। और ये भारत का विशालतम कंटेनर बंदरगाह है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंटेनर हैं। और ये मुंबई बंदरगाह की लोड को कम करने के लिए बनाया गया है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब जो मार्मुगाओ बंदरगाह है ना, यहाँ से क्या क्या निर्यात होता है और क्या क्या आयात होता है। देखिए, मैग्नीज का निर्यात होता है क्योंकि मैग्नीज आपके कर्नाटक में पैदा होता है, शिमोगा वगैरह में। ठीक, तो मैग्नीज का निर्यात भी किया जाता है। कॉफ़ी का, नारियल का, काजू, नमक आदि खनिज पदार्थ हैं, इनका सबका निर्यात होता है। न्यू मंगलोर जो आपका पड़ता है ना, न्यू मंगलोर, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये मंगलोर व कोच्चि के मध्य कर्नाटक में स्थित है। ठीक, ये आपका कर्नाटक में। मार्मुगाओ बंदरगाह गोवा में है और न्यू मंगलोर आपका कर्नाटक में है। मार्मुगाओ बंदरगाह और कोच्चि के मध्य में पड़ता है न्यू मंगलोर। इस बंदरगाह से आपका लौह अयस्क निर्यात होता है। मैंने अभी बताया भी था कि न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, जो कि कर्नाटक के कुद्रेमुख खान में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लौह अयस्क पैदा होता है। ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली, चंदन का तेल, ये सारी चीज़ें यहाँ से निर्यात होती हैं। वहीं आप देखेंगे भाई क्या, कोच्चि बंदरगाह। जो कोच्चि बंदरगाह है ना, ये आपकी वेम्बानाद झील के पास पड़ता है। वेम्बानाद झील के पास पड़ता है और इस वेम्बानाद कयाल को या झील को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वेम्बानाद झील जो कि केरल में पड़ती है, उसी के मुहाने पर कोच्चि बंदरगाह है आपका। ये भी एक तरह का प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखेंगे। और वेम्बानाद झील और यहीं पर पड़ता है आपका क्या, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, तो वेलिंगटन द्वीप भी इसी बंदरगाह पे पड़ता है, मतलब वेलिंगटन द्वीप पे ही ये स्थित है। जैसे आपका मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है? ये आपके सालसेट द्वीप पर स्थित है। कांडला बंदरगाह किस पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी पर। तो उसी तरह जो आपका कोच्चि बंदरगाह है वो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, वेम्बानाद झील के मुहाने पर। कोच्चि बंदरगाह को ही क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूरब का वेनिस, पूरब का वेनिस कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ये बंदरगाह भी आपका पूरे साल भर खुला रहता है। 7 नंबर पे देखेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसका अब नाम हो गया है B.O. चिंदबरनार बंदरगाह। तो क्वेश्चन में आ जाए भाई किस बंदरगाह का नाम चिंदबरनार बंदरगाह रख दिया गया? तूतीकोरिन का, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये तमिलनाडु का पूरा क्षेत्र है। 27 जनवरी 2011 को इसका नाम बदला गया है। ठीक, 2011 को। अब चिंदबरनार इसका नाम रखा क्यों गया? क्योंकि जो आपके B.O. चिंदबर पिल्ले थे, इनका नाम था। तो 1906 में प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा करता थे, मतलब जो आपका होता नहीं जहाज पानी वाला, तो प्रथम ये थे 1906 में चलाने वाले, तो इन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। अब 8 नंबर पे देखेंगे तो आपका चेन्नई है और इसके बारे में खासियत ये है कि ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब होता है कि मानव निर्मित, मतलब मानव ने जो है ज़बरदस्ती इसका निर्माण किया है, ये कोई ऐसा बना नहीं था, इसको बनाया गया है। तो कृत्रिम बंदरगाह है आपका
और इसे बनाया कब गया? 1875 में, ये भी ध्यान रखना। देखिए बनाने का मतलब क्या होता है कि जो मतलब इसमें पानी वगैरह कम रहता है तो यहाँ पर जहाज आ नहीं पाते तो इसको गहरा किया जाता है, तो मतलब मानव निर्मित हो जाता है। और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लोहा, मैग्नीज, यहाँ से भी लोहा का निर्यात किया जाता है, चेन्नई बंदरगाह से भी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। चमड़ा, रबर, तंबाकू, तेल, हल्दी, इन सब चीज़ों का आयात निर्यात होता है। मुंबई आपका सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपको पता है। मुंबई के बाद में जो सबसे बड़ा दूसरा बंदरगाह है, मतलब दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, वो चेन्नई है, जो कि कृत्रिम बंदरगाह है। वही जो आपका 9 नंबर पे एन्नोर बंदरगाह है, इसका निर्माण 2001 में होता है। ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है, मतलब यहाँ सब काम क्या होता है, कंप्यूटर से होता है, बस इतना मान के चलिए। और इसका नाम भी बदल दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया कामराज पोर्ट। क्या? कामराज पोर्ट। और कामराज पोर्ट रखा गया है कब? 2014 में। तो तूतीकोरिन का नाम भी ओ चिदंबरनार कर दिया गया है। एन्नोर बंदरगाह का नाम जो है कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया है। कामराज कौन थे? तो कामराज आपके स्वतंत्रता सेनानी थे और आधुनिक जो तमिलनाडु है उसके निर्माता माने जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पे पड़ता है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। विशाखापट्टनम बंदरगाह की खासियत है कि यहाँ पर जो पोत होते हैं, जो भी आपके मतलब जहाज होते हैं ना, उनकी मरम्मत भी की जाती है। और विशाखापट्टनम, चेन्नई बंदरगाह हो गया, न्यू बंगलोर हो गया, तो यहाँ से क्या है, लोह अयस्क निर्यात किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लकड़ी, कोयला, चमड़ा, इनका सबका आयात निर्यात होता है। फिर आपका आता है पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में पड़ता है। ये कटक से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, महानदी के डेल्टा पर स्थित है, मतलब महानदी का यहाँ डेल्टा बनता है और उसी पर ये बंदरगाह स्थित है। यहाँ से भी, पारादीप बंदरगाह से भी लौह अयस्क का निर्यात होता है। तो न्यू मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पारादीप, ये ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है विभिन्न देशों को। जो पारादीप बंदरगाह है ना, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे भैया, जैसे मुंबई है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, अच्छी बात है। कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। वहीं जो बात करें कि भाई चेन्नई बंदरगाह आपका कृत्रिम बंदरगाह है और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह पे जो है पोत का मरम्मत वगैरह होता है। पारादीप सबसे गहरा बंदरगाह है। वहीं बात करें अगर कोलकाता बंदरगाह की, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये हुगली नदी के मुहाने पर पड़ता है, इसीलिए ये नदी बंदरगाह भी कहा जाता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो नदी पत्तन भी है। और कांडला की तरह, जैसे कांडला आपका ज्वारी बंदरगाह है, तो कोलकाता भी आपका ज्वारी बंदरगाह है, क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है यहाँ पे। क्योंकि इस बंदरगाह पे भी पानी की कमी हो जाती है, जैसे चेन्नई बंदरगाह में पानी की कमी होती थी तो उससे गहरा किया गया, ठीक, पानी ज़्यादा आ जाए, बढ़ जाए तो कृत्रिम बंदरगाह हो गया। तो यहाँ पर फरक्का बांध बनाया गया है कि भाई जो पानी की कमी वगैरह होगी तो कृत्रिम बांध बना दिया गया है, फरक्का बांध, उसके जरिए से यहाँ पर ज़्यादा पानी रुकता है और जहाज आके रुकते हैं। और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, कब? 2020 में चेंज किया गया है। इसका नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन्यास या बंदरगाह के लीजिए, ये आपका 12 जनवरी 2020 को चेंज हुआ है। 13वां बंदरगाह जिसे कहा जाता है, तो ये आपका है क्या, वधावन पोर्ट। वधावन पोर्ट ये आपका 13वां बंदरगाह है, मतलब सबसे लेटेस्ट वाला यही है। ये बंदरगाह आपका महाराष्ट्र के दहानू में स्थित है। दहानू एक क्षेत्र वहीं पर स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आराम से आप मिला लेंगे, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में पड़ेगा, एकदम सही बात है। ये आपका ज्वारी नदी के मुहाने पे पड़ता है और साथ में लौह अयस्क का निर्यात भी करता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में पड़ेगा, मारमा गोवा और कोच्चि बंदरगाह के बीच में है, और यहाँ भी देखो बीच में लिखा है।
कोच्चि बंदरगाह आपका केरल में पड़ता है, वेम्बनाड झील के जो है तट पे पड़ता है, और वेलिंगटन द्वीप पे पड़ता है कोच्चि बंदरगाह। तो यहाँ सब कुछ ऑलरेडी मिलान में है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है वो हेमेटाइट टाइप का पाया जाता है। हेमेटाइट आपको पता है कि जो मतलब सबसे उच्च कोटि का होता है ना, वो आपका मैग्नेटाइट होता है, उसके बाद हेमेटाइट होता है, उसके बाद में लिमोनाइट होता है, उसके बाद में आपका सीडेराइट होता है। जो आपका मैग्नेटाइट होता है इसमें 70 से 72% लोहांश मिलता है। मतलब एक बड़ा सा पत्थर अगर मिलता है खुदाई में और उसको जब पिघलाया उगलाया जाता है तो 100 ग्राम में 70 से 72 ग्राम लोहा निकल आता है आराम से। वहीं हेमेटाइट जो होता है इसमें 60 से 70% निकलता है, और वहीं जो आपका लिमोनाइट होता है ना, इसमें 40 से 55%, और इसमें जो है 10 से 40%, बस यही होता है बस। तो अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा मिलता है ना वो हेमेटाइट मिलता है। ठीक, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला की गुणवत्ता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। देखिए जो आपका पीट कोयला होता है सबसे खराब किस्म का कोयला होता है, और इसमें जो है लगभग 20 से 40% के करीब जो है कार्बन पाया जाता है। ठीक, मतलब इतना ही कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयला दूसरे नंबर पे आता है, 40 से 60% इसमें कार्बन होता है। बिटुमिनस में 60 से 80% जो है आपका कार्बन होता है। एंथ्रासाइट में 80 से 90% कार्बन होता है, 90 प्लस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ आपको लगाना है भाई गुणवत्ता के घटते क्रम में लगाना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा हो उसके बाद सबसे कम हो। तो एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, फिर बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में, फिर पीट में। तो 1 2 3 4 ही राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर है बस। लिग्नाइट कोयला आपका तमिलनाडु में मिलता है। ठीक, तमिलनाडु के न्यूली में, असम में, कश्मीर में मिलता है। ठीक, पश्चिम बंगाल में भी कुछ एरिया में मिलता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लीजिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में लौह अयस्क क्षेत्र, जैसे उड़ीसा में गुरु महिसानी में लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। बादाम पहाड़ी भी उड़ीसा में पड़ती है, और सुलेपात मयूरभंज भी पड़ता है उड़ीसा में, वहाँ भी लौह अयस्क का क्षेत्र मिलता है। वहीं झारखंड के नोवा मुंडी और जमादा में लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के डल्ली, राजहरा और बेलाडीला की खाने हैं, वहाँ पर लौह अयस्क का क्षेत्र मिलता है। कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख, रुद्रेमुख, शिमोगा, वहाँ हर जगह जो है मिलता है लौह अयस्क का क्षेत्र। वहीं जो कोयला उत्पादक अगर राज्य के नाम देखोगे तो आंध्र प्रदेश में कंटापल्ली और सिंगरेनी, ये आपके 2 क्षेत्र हैं। कोटापल्ली कह लो या कंटापल्ली कह लो। वहीं छत्तीसगढ़ का कोरबा है, बिशरमपुर है, सोनहट है, झिलमिल है। तो ये सब क्षेत्र आपके छत्तीसगढ़ के हैं जहाँ कोयला उत्पादन होता है। असम के मकुम में, नजीरा में, जांजी में, जयपुर में। मेघालय के उमरलोंग, डारंगीगिरी, माओलोंग, लेंगरिन। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, सूची 1 में कोयला उत्पादक राज्य हैं और सूची 2 में कोयला क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आपको करना है मिलान। देखिए जो पश्चिम बंगाल में कौन सा क्षेत्र है, मैंने बताया रानीगंज, जो कि भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र माना जाता है। ये चीज़ अपने जहन में बैठा लीजिए भाई, रानीगंज भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। रानीगंज के ऊपर मूवी भी बनी है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए अक्षय कुमार आते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है वो रानीगंज ही पड़ता है। सबसे बड़ा जो आपका कोयला क्षेत्र है झारखंड में वो झरिया का क्षेत्र है। उसके बाद में आपका बोकारो है, ठीक, धनबाद है, गिरिडीह है, करणपुरा है, रामगढ़ है, डाल्टनगंज है। तो ये आपके हैं, तो यहाँ डाल्टनगंज है, देखो डाल्टनगंज में लगा दो। मध्य प्रदेश में अगर आप बात करते हैं तो सिंगरौली सबसे बड़ा क्षेत्र है, सुहागपुर है, जोहला है, उमरिया है, तो यहाँ उमरिया मिल गया। उड़ीसा में तलचर आपका पड़ जाएगा, तलचेर या तालचेर, हिमगिरी, रामपुर, ये आपके क्षेत्र पड़ते हैं। तो यहाँ ए का तीसरा हो गया, और बी का दूसरा हो गया, और सी का चौथा। 3 2 4 1 होगा, और इसमें कहीं 3 2 4 1 नहीं, तो भाई 3 2
4-1 राइट आंसर होगा, यहाँ कोई नहीं सही। 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना किस वर्ष की जाती है। देखिए BRO की अगर बात करें तो एक सिविल इंजीनियरिंग संस्थान है, मतलब इसी के जरिए से रोड वगैरह बनाया जाता है। देखिए जो BRO है तो रोड तो इस तरीके से तो बनाता है और ज़्यादातर इसका जो काम होता है भाई सेना को युद्ध और शांति काल में, युद्ध है तब भी और शांति काल है तब भी इंजीनियरिंग सेवा मुहैया कराना और रोड वगैरह बनाना। और 7 मई 1960 को इसका स्थापना किया जाता है, तो यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा बस। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो आपकी जादू घोड़ा की खानें हैं ये कहाँ पड़ती हैं, झारखंड में पड़ती हैं, ठीक। और ये प्रसिद्ध किस लिए हैं, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो यूरेनियम आपका मिलता है पूरे भारत में वो झारखंड में मिलता है, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो मुख्य खान है वो जादू घोड़ा की खान है जो कि झारखंड में पड़ती है। 70% आपका यूरेनियम जादू घोड़ा की खान से ही मिलता है और जादू घोड़ा की खान ही भारत की पहली यूरेनियम खदान है, ये भी ध्यान रखना। देखिए आंध्र प्रदेश में तुमल्लापल्ले यूरेनियम के भंडार माने जाते हैं, राजस्थान में सीकर, उदयपुर, उत्तर प्रदेश में ललितपुर में यूरेनियम और प्लेटिनम के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम NHDP की स्थापना कब हुई थी। तो NHDP का पहले काम समझ लीजिए। NHDP का जो काम है कि भारत में जो प्रमुख राजमार्ग हैं उनको उच्च स्तर पर उन्नत करना, पुनर्व्यवस्थित करना, चौड़ा करना, उनको एक परियोजना में लाना, इस सारा काम NHDP करता है यानी राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम करता है और इसकी स्थापना 1998 में होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका रेलवे के ऊपर है। तो भारतीय रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय रेल की स्थापना 1800 में हुई है। दूसरा कथन है पहली रेल लाइन मुंबई से थाणे के बीच निर्मित की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। देखिए देश का लगभग 3/4 परिवहन जो है वो रेलवे के द्वारा होता है, मतलब 100 किलोमीटर चलना है तो 75 किलोमीटर रेल के द्वारा चला जाता है और 60% जो भी माल वगैरह होता है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई रेलवे के द्वारा होती है। भारत में अगर पहली रेल की बात करें तो 1853 में जो है रेलवे लाइन बिछाई गई मुंबई से थाणे के बीच में, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था। इसके बाद कलकत्ता को हुगली से और 1856 में मद्रास को अर्काट से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पहला कथन तो गलत हो जाएगा भाई, 1800 में 1853 में पहली रेल लाइन मुंबई से थाणे के बीच, तो दूसरा कथन सही है बस, तो मतलब बी केवल 2। 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय वो आपका हैदराबाद में है और इसकी स्थापना जो होती है वो आपकी 16 जुलाई 1970 को की जाती है। ये एक सार्वजनिक उपक्रम है और ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी भारतीय सेना है उसके लिए संचालित प्रक्षेपास्त्र जो हैं, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, मतलब जैसे आपकी जो मिसाइल वगैरह हैं, तो उन रक्षा उपकरणों को बनाने का आधार पीठ तैयार करने की दृष्टि से इसे स्थापित किया गया है, तो डी राइट आंसर होगा। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जो ये आपके दे रखे हैं ये सारे आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। तो जो आपका रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये आपका राजस्थान में पड़ता है, ये आपका सही है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो आपका पड़ता है कर्नाटक में नहीं पड़ता है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है, एकदम सही है। इसके अलावा जो कर्नाटक में यहाँ पर दे रखा है, कर्नाटक में केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र पड़ता है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहाँ पर आपका बी सुमेलित नहीं, बी ही राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सोची राज्य को सोची 2 लोएस्ट क्षेत्र से सुमेलित करना है आपको।
सूची 1 में आपके राज्य दे रखे हैं, सूची 2 में जो है लोहेस्क क्षेत्र दे रखे हैं। उड़ीसा में आपको पता है जो लोहेस्क क्षेत्र हैं, गुरु महिसानी है, बादाम पहाड़ी है, सुलेपाक, मयूरभंज है। तो आपका यहाँ बादाम पहाड़ी क्या हो जाएगा, उड़ीसा से संबंधित है। झारखंड में नोवा मुंडी है, जमादा है, तो आपका झारखंड दूसरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बेला डीला हो जाए या फिर आपका डल्ली राजहरा हो जाए, तो वहाँ पर लोहेस्क क्षेत्र है, तो आपका सी का चौथा। कर्नाटक का कुद्रेमुख हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए का तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा और सी का चौथा, डी का पहला। तो 3, 2, 4, 1 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं रखा, 3, 2, 4, 1 ही राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में आपके कोयला क्षेत्र हैं, सूची 2 में उसके राज्य दे रखे हैं। अब यहाँ पर जो आपका सिंगरेनी है, सिंगरेनी कहाँ पड़ता है, तो सिंगरेनी आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सिंगरेनी के साथ साथ में जो आंध्र प्रदेश में एक और कोयला क्षेत्र पड़ता है वो कंटापल्ली पड़ता है। कोटापल्ली, कंटापल्ली कुछ भी दे दे समझ जाना कि सिंगरेनी और कोटापल्ली आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कोयला क्षेत्र है। वहीं जो आपका झिलमिल पड़ता है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सोनाहट, बिशरमपुर, कोरबा, ये भी आपके छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं। कोरबा, बिशरमपुर, सोनाहट, झिलमिल। वहीं मकुम जो आपका पड़ता है, मकुम, नजीरा, जांजी, जयपुर, ये आपके असम के क्षेत्र हैं, कोयला क्षेत्र। लैंग्रिन जो आपका कोयला क्षेत्र पड़ता है वो आपका मेघालय में पड़ता है। लैंग्रिन के साथ साथ में उमरलोंग और डारंगगिरी, माओलोंग, ये आपके मेघालय के क्षेत्र हैं। तो ए का चौथा हो जाएगा और बी का तीसरा और सी का दूसरा। 4, 3, 2, 1 राइट आंसर होगा। अब यहाँ भी ये सब मिसप्रिंट हो गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में तांबा क्षेत्र दे रखा है, सूची 2 में राज्य दे रखे हैं। देखिए तांबा क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तांबा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, एमपी में, ठीक। और एमपी में कहाँ, बालाघाट और मलाजखंड। बालाघाट और मलाजखंड में एमपी में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन होता है। वहीं राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे है तांबा उत्पादन में, और राजस्थान की खेतड़ी में जो है तांबा उत्पादन होता है झुंझुनू और अलवर जिले में। वहीं आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडला एक जगह है, तो वहाँ भी तांबे का उत्पादन होता है। वहीं तमिलनाडु के अर्काट में भी तांबे का उत्पादन होता है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बताते चलेंगे। सिंह भूमि जो आपका पड़ता है झारखंड में पड़ता है, यहाँ भी तांबे के क्षेत्र पाए जाते हैं। झुंझुनू आपकी राजस्थान में पड़ता है और झुंझुनू के साथ में आप खेतड़ी भी ध्यान रखेंगे। बालाघाट जो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, बालाघाट के साथ में मलाजखंड भी ध्यान रखेंगे। दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दुर्ग जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तांबा के साथ में लोहे के क्षेत्र भी पाए जाते हैं दुर्ग में। तो यहाँ आपका 1, 2, 3, 4 राइट आंसर है, ए ही सही हो जाएगा बस। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अलोह खनिज है। देखिए खनिज की अगर हम बात करें, के से इसे आप समझेंगे, के से हो गया खनिज। तो खनिज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक। एक आपका होता है धात्विक खनिज, डी से आपका धात्विक खनिज हो जाएगा। और एक होता है अधात्विक खनिज, ए से अधात्विक खनिज हो गया, ठीक। और एक होता है ऊर्जा खनिज, यू के कह लीजिए, ठीक। ये आपका डी के मतलब धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो जो आपका धात्विक खनिज होता है ये आपका धात्विक खनिज है, तो इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक। ये आपके 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें आपका जो पहला होता है लोह धातु आती है, दूसरे नंबर पे अलोह धातु आता है और तीसरे नंबर पे आपका आता है बहुमूल्य खनिज, ठीक, बी के। तो आपके लोह धातु जो होते हैं ना, लोह धातु का मतलब होता है जिसमें लोहे का अंश हो। जैसे आपका लोह अयस्क है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोहे का अंश होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है लोह धातु। वही जो अलोह धातु आती है ना, मतलब जिसमें लोहे का अंश नहीं है लेकिन ये भी आपके धात्विक खनिज में आता है। तो अलोह धातु में जैसे आपका तांबा हो गया, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब क्या हैं, आपके अलोह धातु हैं। वही अगर बात करें बहुमूल्य खनिज की, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि,
वही जो आपका अधात्विक खनिज होता है ना, इसमें आपका जैसे अभ्रक आ गया, ठीक, अभ्रक है, नमक है, समझेंगे आप, लिख लेंगे, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक, बलुआ पत्थर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ऊर्जा खनिज में आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पूछा गया है भाई कौन सा अलोह खनिज है। तो मैग्नीज आपको पता है क्या है, मैग्नीज में लोह का जो है अंश पाया जाता है। वही निकिल में भाई, निकिल है, कोबाल्ट है, इसमें भी लोह का अंश पाया जाता है। टंगस्टन में भी लोह का अंश पाया जाता है। बॉक्साइट ऐसी चीज़ होती है जिसमें लोह का अंश नहीं पाया जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट के साथ तांबा, सीसा, जस्ता, ये भी अलोह धातु होते हैं। अब देखिए मैंने अभी इसीलिए समझा दिया भाई, जो आपके खनिज हैं 3 पार्ट में हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन उसी पे आ ही गया। निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक कार्बनिक खनिज है। देखिए मैंने अभी आपको बता दिया भाई, खनिज होते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक आपका होता है धात्विक खनिज डीके, फिर आपका अधात्विक खनिज, और उसके बाद में होता है ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में आपके लोह धातु, अलोह धातु, बहुमूल्य खनिज आते हैं, ठीक। वही जो आपके अधात्विक खनिज होते हैं जैसे आपका अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो यहाँ पूछा है कि आधात्विक कार्बनिक खनिज कौन सा है। अब कोयला तो आपका ऊर्जा खनिज में आता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये किस में आते हैं, ये आपके ऊर्जा खनिज में आते हैं। लेकिन जो आपका जिप्सम है, जिप्सम किस में आएगा, जिप्सम आपका आएगा, जिप्सम आपका आधात्विक कार्बनिक खनिज में आएगा। जिप्सम के साथ साथ आपका चूना पत्थर, गंधक, अभ्रक, नमक, ये भी जो है आधात्विक खनिज हैं। कोयला खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, ये आपके ऊर्जा खनिज हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है। देखिए जो कोंकण रेलवे स्टार्ट होता है ना, ये आपका 1998 में स्टार्ट होता है, और ये जो है महाराष्ट्र, एम से जो है समझेंगे महाराष्ट्र को, और प्लस कर्नाटक, इन दोनों को जोड़ता है। महाराष्ट्र में एक जगह है आपकी रोहा, ठीक, कर्नाटक में मंगलोर, आपको पता है मंगलोर बंदरगाह भी है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किया जाता है। इसी के बीच में आ जाता है गोवा, तो गोवा में भी ये रेलवे लाइन चलती है। तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल नहीं होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कोडरमा अभ्रक क्षेत्र भारत के किस राज्य में विस्तृत है। देखिए जो कोडरमा अभ्रक क्षेत्र है वो भारत के झारखंड राज्य में है। कोडरमा जो आपका अभ्रक क्षेत्र है, इसमें आपका गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर जिले तक ये फैला हुआ है, मतलब 4 जिलों तक। जो यहाँ अभ्रक मिलता है कोडरमा में, ये सफ़ेद अभ्रक मिलता है, और जिसकी परत जो होती है वो गुलाबी कलर की होती है, मतलब परत गुलाबी है और नीचे सफ़ेद अभ्रक होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बंगाल रूबी कहा जाता है। मतलब जो कोडरमा में अभ्रक मिलता है उसे बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ये हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र आपके गुजरात के भरूच में स्थित है, मतलब जो जिला पड़ता है भरूच, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में इसकी स्थापना होती है। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भारतीय समाचार पत्रों की बिना लाभ वाली सहकारी संस्था है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए अगर भारत की जो सबसे बड़ी एजेंसी है ना, समाचार एजेंसी जिसे कहा जाता है, तो आपकी पीटीआई है, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही है। ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय समाचार पत्रों की बिना लाभ वाली सहकारी संस्था है, तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को होती है, तो दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। वैसे सेवाएं जो स्टार्ट करती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, वो आपके 1 फरवरी 1949 से जो है स्टार्ट करती है, लेकिन जो है इसकी स्थापना 1947 में होती है। यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है। देखिए ये आपका जो है पश्चिमी तट है, ठीक, और ये आपका पूर्वी तट है। मैंने आपको ऑलरेडी सारे बंदरगाहों के बारे में बताया है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, टोटल 13 बंदरगाह मैंने बता दिए हैं।
तो जो मतलब पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है वो आपका तूतीकोरिन माना जाता है, मतलब तूतीकोरिन, बी राइट आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन का नाम बदल करके BO चिंदबरनार जो है बंदरगाह रख दिया गया है, और इसका नाम जो है 2011 में बदला गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू देश का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह बना है वधावन बना है। मरमा गोवा आपका पता है गोवा में पड़ता है। गोवा की जुआरी नदी पे न्यू मंगलोर आपका कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से लोहा इसके जो है निर्यात होता है। तो ये था आपका सिलेक्शन सीरीज का 22 नंबर का लेक्चर। इसकी PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।